नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। भारत सेवाश्रम संघ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जहां पर इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना स्वाभाविक रूप से इनकी नींव के अनुरूप ही इस प्रकार के बयान टीएमसी जैसे दल दे रहे हैं। ये इनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। सेवाश्रम संघ, ये दोनों भारत की प्रतिष्ठित धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है। इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चल करके पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी रामकृष्ण मिशन का बहुत सराहनीय योगदान है। ऐसे ही भारत सेवाश्रम संघ यह भारत का सनातन हिंदू धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। स्वामी प्रणवानंद जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के भारत सेवाश्रम संघ में देश और दुनिया में भारत के सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को भी दुनिया के अंदर इस संस्था लेके चलती है। लेकिन जैसा इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, जैसे इनकी प्रवृत्ति है, इन लोगों की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना, तो स्वाभाविक रूप से जो इनकी नींव है उसके अनुरूप ही ये कार्रवाई और ये कदम और इस प्रकार के बयान टीएमसी जैसे राजनीतिक दल ले रहे हैं। ये इनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। और मुझे लगता है जिस स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिस रामकृष्ण मिशन ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के बृहद अभियान के साथ ही देश के अंदर बहुत अच्छे सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया, या भारत सेवाश्रम संघ ने अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान के साथ ही सेवा के जिन प्रकल्पों को आगे बढ़ाया है, करोड़ों भारतीय उनसे जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को, टीएमसी जैसे दलों को ये लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके श्रद्धालुजन, उनके भक्तगण, उनके अनुयायीगण इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तो एकदम जैसे रावण के समय में लोग ऋषि मुनियों को धमकी देते थे, उसी प्रकार की स्थिति इनके द्वारा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये सनातन धर्म है, इस प्रकार के गिदड़ी भपकियों में डरने वाला नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। एक तरफ धार्मिक और हिंदुओं की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को जबरन बंदर बांट करने का काम टीएमसी सरकार ने वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण पर एक प्रकार की सेंधमारी की थी। पिछले 14 वर्षों में लाखों पिछड़ी जाति के लोग इन सुविधाओं से वंचित हुए होंगे। इसके लिए बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिन युवाओं के और जिन नागरिकों के अधिकार इन्होंने लेकर के जबरन या कृत्य किया है, वह किसी भी स्थिति में वह स्वीकार्य योग्य नहीं है।
दूसरा, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है। वे भारत के संविधान के शिल्पी हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के पुनः भारत के विभाजन की आधारशिला तय करने की एक षड्यंत्र का हिस्सा है। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने जो निर्णय लिया है अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। टीएमसी और इंडी गठबंधन, कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। महाराज जी, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार सनातन आस्था के प्रति संवेदनशील नहीं है, जानबूझ के रवैया अपना रही? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले वहां पे जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम पे हमला हुआ, इसके पहले रामनवमी देखिए ये कांग्रेस या उनके सहयोगी जो भी दल हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, बंगाल में टीएमसी या अन्य जितने भी ऐसे दल हैं, इनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। इनके लिए देश की तुलना में सत्ता महत्वपूर्ण है। देश की कीमत पर ये सत्ता चाहते हैं और मुझे लगता है कोई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो सीधा आपको लिए चलते हैं सलेमपुर, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। भाजपा और विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें हम लोग के लोकसभा मुख्यमंत्री पूज्य महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के हमारे संयुक्त प्रत्याशी श्री रविंद्र कुशवाहा जी, बांसदेव की लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, लोकसभा के संयोजक श्री विनोद शंकर दुबे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया श्री गिरीश चंद्र तिवारी जी, पूर्व मंत्री श्री राजधारी सिंह जी, पूर्व विधायक भगवान पाठक जी, पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया जी, पूर्व विधायक श्री शंकर चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी, सोहेलदेव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी और एनडीए के सभी हमारे अन्य सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, भारी संख्या में इस बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं पहले इस पावन धरा को, जिसे भगवान परशुराम ने और जिसे भृगु बाबा ने अपनी साधना से पवित्र करके आने वाली पीढ़ी के जीवन को मंगलमय किया है, इस पावन धरा को नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी जो उत्साह आप सबने दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और चुनाव मतदान का रुझान बताता है, पूरे देश के अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, वह बताता है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चक्कर आने लगता है, वे घबरा जाते हैं, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उनकी समझ ही में नहीं आता है कि 400 पार कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बहन और भाइयों,
जनता जनार्दन इसका जवाब भी देती है, और उसका जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों बलिया भी इसके साथ में है ना। बलिया की क्या भावनाएं हैं? क्या बलिया भी ये चाहता है ना, बास्ती भी चाहता है ना यही कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। स्वाभाविक रूप से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम के कामरूप से लेकर के गुजरात के कच्छ तक एक ही नारा, एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कोई राम भक्त ही दिल्ली में सिंहासन पर बैठेगा। और इस दृष्टि से आज मुझे सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में आप सबके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। विकसित भारत की आधारशिला जब तैयार हो रही थी, उस भारत को हमने देखा है, और उस भारत को आगे बढ़ते हुए हमने आंखों से देखा है, और उसमें हम सबका भी योगदान है। क्योंकि जो भी परिवर्तन आज हो रहा है, बहनों और भाइयों, इस परिवर्तन का नेतृत्व भले ही मोदी जी कर रहे हो, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपका वोट जब कमल चुनाव चिन्ह पे जाता है तो कमल चुनाव चिन्ह पर जब केंद्र में सरकार बनती है तो मोदी जी को, और राज्य में सरकार बनती है तो वह ताकत मुझे मिलती है, और दोनों मिलकर के फिर विकास की इस यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए आप कह सकते हैं हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं, जब इनकी सरकार समाजवादी पार्टी की राज्य में थी और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, रोज बम विस्फोट होते थे। कभी अयोध्या में बम विस्फोट, कभी काशी में, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी अहमदाबाद में। देश का कोई कोना नहीं छोटा था जहां विस्फोट न हुए हों। और जब हम तत्कालीन सरकार से कहते थे कि आतंकवाद से निपटो, वो कहते थे कैसे निपटे, आतंकवादी तो सीमा पार से हैं। बहनों और भाइयों, एक बहाना था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इच्छा शक्ति का अभाव था, या वोट बैंक की राजनीति के चलते तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इनके द्वारा आतंकवाद से निपटने में कोताही बरती जाती थी। आज आपने देखा होगा 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया गया है, नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है, और अब तो जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, और नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत में विकास की जो यात्रा प्रारंभ की है वह अद्भुत है, दुनिया के लिए आश्चर्य करने वाला है। 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT, IIM, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, कहीं वंदे भारत ट्रेन, कहीं अमृत भारत ट्रेन, और कहीं पर नमो भारत ट्रेन के रूप में दुनिया की बेहतरीन मॉडल ट्रेन की आज भारत स्वयं ही अपने यहां उसका प्रोडक्शन भी करता है और जनता जनार्दन की यातायात के लिए उन्हें उपलब्ध करवाता है। हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम,
और नल में शुद्ध पानी उपलब्ध करा करके लोगों को आरोग्यता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। गरीबों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं 10 वर्ष में आपने देखी होंगी। 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सौगात प्राप्त कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, अरे थोड़ा सोचो, एक भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, कुल आबादी 23 करोड़ लोग भूख से बिलखते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इनको जाना चाहिए पाकिस्तान में कोई इनको भीख भी नहीं देगा, भीख भी नहीं देगा पाकिस्तान में कोई। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए। देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं, आप आश्वस्त करिए 4 जून को जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितने गरीब होंगे, जिनके पास कच्चे मकान होंगे, खपड़े के मकान होंगे, या झोपड़ी होगी, या जिनको आवास नहीं मिल पाया है, गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक तरफ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, और बहनों और भाइयों, साथ साथ विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी है। और अयोध्या धाम में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, केतकी सिंह से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार बांसुरी के लोगों को ले जाकर के अयोध्या धाम का दर्शन जरूर करवा दें। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करा पाते क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते उनके पैरोकार हैं, ये राम भक्तों पर नहीं, ये तो राम द्रोहियों के साथ इनकी दोस्ती है, राम भक्तों के साथ नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अयोध्या में अगर आप जाएंगे आपको लगेगा अयोध्या धाम तो फिर से त्रेता युग की अयोध्या आ गई। प्रभु राम की कृपा साक्षात अयोध्या धाम पर हम सब पर बरस रही है। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन है। बहनों और भाइयों, ये गठबंधन कहता है मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे, और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आप देखना 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। ये केवल स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मिलकर के लड़ रहे हैं। इन प्रकार सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कितना मनगढ़ंत तो सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अरे संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए। ये असत्य वाचन क्यों इनके द्वारा हो रहा है?
केवल इसलिए जिनसे जनता जनार्दन को आपस में बांटा जा सके, विकास के मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, गरीब कल्याणकारी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके और गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इससे ध्यान हटाया जा सके। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या? लेकिन ये लोग इस शरारत में लगे हैं। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो तालिब यानी पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबकना पड़ेगा। भारत के अंदर शरिया कानून लागू करने का कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक सिरे से खारिज करती है और इसका विरोध करती है। और मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। 33% सीटें महिलाएं ही विधानसभा और लोकसभा में जीत करके जाएं, ये प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और केंद्र में किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी को सम्मान दे रही है और दूसरी तरफ 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, एक खतरनाक बात है और कहते हैं अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता उनको देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत संख्यक और अल्पसंख्यकों का खान पान कहां अलग है? अरे जो आप खाते होंगे वही वो भी खा सकते हैं। आप रोटी खाते होंगे, चावल खाते होंगे, सतुआ खाते होंगे, बाटी चोखा खाते होंगे, यही वो भी खा सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक जगह में आके ठहराव होता है। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ मांस खाऊंगा, गौ हत्या करूंगा, तो हिंदू कहता भाई नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी, क्या बोलता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी, क्या गौ कसी करने की छूट देंगे? क्या आप देंगे? क्या अरे आप देंगे? क्या आप इसकी अनुमति दे देंगे? क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आज के दिन पर आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जब हुआ था तब हमारी उम्र ये थी, हमने भी योगी जी और मोदी जी को वोट दिया था, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, इसका श्रेय हमें भी मिलना चाहिए। बीजेपी के महामंत्री एवं प्रभारी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना सुनील बंसल ने पश्चिम बंगाल में अपना वोट किया। बंसल ने वोटिंग की जानकारी ट्विटर पर जानकारी शेयर की है। आपको बताते चले कि सुनील बंसल ने अपना वोट किया है और ये जानकारी उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है। बीजेपी महामंत्री हैं सुनील बंसल। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की हैं और इसकी जानकारी भी शेयर की है। सुनील बंसल ने अपना वोट दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर उन्होंने वोट की तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा मेरा वोट समृद्ध भारत के लिए, विकसित भारत के लिए। आपको बताते चलें ये जानकारी उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है। बीजेपी के महामंत्री हैं सुनील बंसल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।